हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी का समाजशास्त्र का, जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये बेसिक चूंकि कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये आपको सिलेबस में देखने को ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप वन लाइनर में नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। सेकेंड ग्रेड के नोट्स की बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। समाजशास्त्री विचारक के भी नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और अभी 31 मई तक, ठीक है, अभी 31 मई तक ऑफर चलाया गया है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, नोट्स एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 25 प्रश्न हो गए थे, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज को जातीय समाज के रूप में समझा? आंद्रे बेते, ड्यूमो, मर्डॉक, कैथलीन गफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने भारतीय समाज को जातीय समाज के रूप में समझा है? आंद्रे बेते, लुई ड्यूमो, मर्डॉक, कैथलीन गफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्यूमो। ठीक है, ड्यूमो हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था भारत में परिवर्तन हो रहा है, भारत का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये इस तरह से स्टेटमेंट अगर आए तो ये आप याद रखेंगे, ये इनके द्वारा बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? ऑप्शन है हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, टी.एन. मदान। भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? पिछड़ा हिंदू किसके द्वारा कहा गया है? जनजातियों को, भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जी.एस. घुरिये हो जाएगा। इन्होंने जनजातीय समस्याओं से समस्याओं के समाधान के लिए आत्मसात नीति की बात की थी। ठीक है, आत्मसात नीति की बात किसके द्वारा की गई थी? जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई थी। ठीक है, जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई थी, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप ये बात याद रखेंगे, इन्होंने कास्ट सिस्टम पर, ठीक है, जाति व्यवस्था, जी.एस. घुरिये से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, इसे आप याद रखें। जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन इनके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन जी.एस. घुरिये के द्वारा ही किया गया है जाति व्यवस्था से संबंधित, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, पुस्तकों की बात की जाए तो इंडियन साधुज इनकी पुस्तक है। ठीक है, एक है फैमिली एंड किन इंडो यूरोपियन कल्चर। ठीक है, ये हो जाएगी इनकी पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। और नई पुस्तकों को एक बात ध्यान रखेंगे आप, सभी एग्जाम्स के लिए है,
अभी बेसिक देखिए, जितने भी आपके थिंकर्स हैं, ठीक है, चाहे वो श्रीनिवास हो, घुरिये हो, गिडेंस हो, जितने भी समाजशास्त्री में आप प्रमुख समाजशास्त्री पढ़ते हैं, अगस्त कॉम्टे है, स्पेंसर है, दुर्खीम, वेबर है, तो लगभग उनकी जो पुस्तकें आपने इतने सालों से पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनको तो आपको याद ही है कि ये इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट बुक्स सभी पढ़ ली हैं, इसके अलावा कुछ बुक्स जो और भी हैं उनको भी आप ध्यान में दें। जैसे अभी हायर वाले में फिलोसफी करके कोई बुक थी दुर्खीम की, वो पूछी गई थी ना, तो ज़्यादातर अब क्या हो रहा है, एग्जाम्स में नई पुस्तकें पूछी जा रही है। अब चाहे वो नई पुस्तकें आपके जो अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें से पूछ लिया जाए, जैसे आपने नेट एग्जाम के PYQs लगाए होंगे तो उसमें आपको नए प्रश्न देखने को मिले होंगे, उसमें नई बुक्स कई सारी है, आपको क्लास में बताई भी गई हैं, तो उन सभी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नई पुस्तकें आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी, तो कुछ नई पुस्तकें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर ही एक संगठन है। मैकएवर, मैक्सवेल, ऑकबर्न है और दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है। ये किसके द्वारा बात बोली गई है? समिति समुदाय नहीं है लेकिन समुदाय के अंदर संगठन है, ये बात किसके द्वारा की गई है? मैकेवर, ठीक है, मैकेवर एंड पेज के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। मैकेवर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समुदाय के 2 आधार बताए थे, ठीक है। समुदाय के आधार कितने बताए हैं? मैकेवर ने 2 आधार बताए हैं। एक क्या होगा, ये आपको क्लास में बताया गया है, स्थानीयता है, ठीक है, एक स्थानीयता है। दूसरा होगा यहाँ पर सामुदायिक भावना, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा यहाँ पर सामुदायिक भावना होगा। तो ये 2 आधार समुदाय के किसके द्वारा बताए गए हैं? मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करते हैं कि मैकेवर ने समुदाय के प्रकार कितने बताए हैं, तो इन्होंने देखिए ग्रामीण समुदाय बताया है, ठीक है, एक समुदाय हो जाएगा ग्रामीण समुदाय। दूसरा क्या होगा? नगरीय समुदाय। दूसरा क्या हो जाएगा? नगरीय समुदाय हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय समुदाय, ठीक है, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय समुदाय। तो ये 3 तरह के जो समुदाय हैं ये इनके द्वारा बताए गए हैं। और एक स्टेटमेंट इनका आता है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भी इनके द्वारा, मैकेवर के द्वारा कहा गया है। समुदाय के 3 प्रकार, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय, समुदाय के आधार, स्थानीयता और सामुदायिक भावना, ये इनके द्वारा, मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता या वक्तव्य दिया गया था। ऑप्शन से कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता या वक्तव्य किसका है, यह कथन किसका है? श्रमिकों का कोई देश नहीं होता। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का, ठीक है, कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दास कैपिटल इनकी पुस्तक है, दास कैपिटल हो जाएगी। इसके अलावा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये एंजल्स के साथ लिखी गई है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी द जर्मन आइडियोलॉजी है। ये बुक्स इनकी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में। जर्मन आइडियोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? ऑप्शन है गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। इनमें से किसने कहा कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति को सभ्यता का वाहक किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन ने, ठीक है, गिलेन एंड गिलेन ने कहा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम है। अब यहाँ पर संस्कृति से संबंधित परिभाषाओं से जुड़े हुए कीवर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं।
जिनके जरिए आपको आसानी होगी परिभाषाओं को याद करने में, आपको स्टेटमेंट में कीवर्ड्स को पकड़ना है। ठीक है, देखिए ये आपको, हालांकि ये क्लास में आपको कई बार बताया भी जा चुका है। एक सेकेंड, अगर हम रॉल्फ लिंटन की बात करते हैं, ठीक है, रॉल्फ लिंटन की बात करते हैं, तो रॉल्फ लिंटन ने संस्कृति को क्या कहा था? संस्कृति जीवन विधि है। संस्कृति को क्या कहा है? जीवन विधि कहा है। ये किसने कहा है? रॉल्फ लिंटन ने कहा है। इसके अलावा अगर हम रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करते हैं, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं संस्कृति को? संस्कृति जीवन शैली है। संस्कृति क्या है? जीवन शैली है। ये किसका कहना है? यह रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है, संस्कृति जीवन शैली है। मजूमदार ने क्या कहा है? मजूमदार क्या कहते हैं? संस्कृति जीने का ढंग है। ठीक है, संस्कृति को जीने का ढंग कहा है मजूमदार ने। और इसके अलावा अगर हम मेलिनोवस्की की बात करते हैं, ठीक है, मेलिनोवस्की की अगर हम बात करते हैं तो मेलिनोवस्की क्या कहते हैं? मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन। ठीक है, संस्कृति को मानवीय आवश्यकता पूर्ति का साधन बताया है। ठीक है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन किसे बताया है? मेलिनोवस्की ने संस्कृति को बताया है, कल्चर को बताया है। अब संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये किसने कहा? ये किसके द्वारा बात की गई है? ठीक है, ये बात किसने की है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये किसका कहना है? हर्शकोविट्ज का कहना है। ठीक है, ये किसका कहना है? हर्शकोविट्ज का कहना है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में ये काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? ऑप्शन देख लीजिए, टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर। सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है। सांस्कृतिक सकुल को इस तरह से किसने परिभाषित किया? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सदरलैंड एंड वुडवर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक सकुल क्या है, किसे कहेंगे? सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रित रूप। ठीक है, मिश्रित रूप या फिर समग्र। ठीक है, मिश्रित रूप या सांस्कृतिक तत्वों का जो समग्र है उसको ही हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सकुल कहेंगे। अच्छा, प्रश्न कल्चर से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई पूछा जाता है और संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाता है। तो संस्कृति की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्या है बताएं? संस्कृति की छोटी और बड़ी इकाई क्या है? संस्कृति की छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। और संस्कृति की बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सकुल कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है जो आपको बताया गया। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है? यह भी आपको कीवर्ड्स जब बताए गए हैं कल्चर से रिलेटेड तो उसमें बताया गया था। रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटरसन। लोगों के जीने का ढंग ही कल्चर है, संस्कृति है। ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर मजूमदार मदान, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रॉबर्ट लॉबी की बात की जाए तो ये क्या कहते हैं? संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है? संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। ये किसका कहना है? संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। ये बात किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट लॉबी के द्वारा की गई है। इसे आप याद रखेंगे। डेविड बिडने की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो संस्कृति है वो कृषि संबंधी तथ्यों, ठीक है, कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों व सामाजिक और साथ में मानसिक तथ्यों की उपज है। सामाजिक तथ्यों
व मानसिक तथ्यों की उपज है। ठीक है, तो संस्कृति को इन तत्वों के आधार पर किसने परिभाषित किया है? डेविड बिडने ने। सांस्कृतिक कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज है। इस तरह से इनका स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने विकसित की? विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर ऑप्शन है सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा। सांस्कृतिक केंद्र का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? किसका कॉन्सेप्ट है? विस्लर का, क्लॉर्क विस्लर होगा ऑप्शन ए। सांस्कृतिक केंद्र किसे कहा इन्होंने? इन्होंने कहा ऐसा क्षेत्र जिसमें उस संस्कृति का जन्म हुआ हो, उसका प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा होगा, उसको ही उन्होंने क्या कहा था? सांस्कृतिक केंद्र कहा था। ठीक है, उसको इन्होंने सांस्कृतिक केंद्र कहा था। यानी कि कोई क्षेत्र विशेष है, क्षेत्र विशेष जिसमें संस्कृति का जन्म हुआ है। ठीक है, संस्कृति का जन्म, ठीक है, प्लस उसका वहां पर जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव वहां पर प्रभाव अधिक होगा उस क्षेत्र पर। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? सांस्कृतिक केंद्र कहा गया है। ठीक है, ये सांस्कृतिक केंद्र किसने कहा है? विस्लर ने कहा है। अच्छा, सांस्कृतिक केंद्र इसे कहा गया है, तो इसी को ही हर्शकोविट्ज ने क्या नाम दिया था? कि जहां पर संस्कृति का जन्म हुआ है उसका प्रभाव वहां पर ज्यादा होगा, तो हर्शकोविट्ज इसे क्या कहते हैं? कल्चरल फोकस। ठीक है, कल्चरल फोकस कहते हैं हर्शकोविट्ज ऐसे क्षेत्र को जिसमें संस्कृति का जन्म हुआ, उसका प्रभाव वहां पर उस एरिया पे ज्यादा होगा। हर्शकोविट्ज ने उसको कल्चरल फोकस कहा है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा विकसित की? लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, पीटर बोर्डियू, नाडेल। पियरे बोर्डियू, नाडेल। सांस्कृतिक संरचनावाद, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है? स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लेवी स्ट्रॉस ने। ठीक है, संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लेवी स्ट्रॉस ने दिया है। एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण का कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपके पीजीडी एग्जाम में पूछा गया था, है ना। संरचनाकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एंथोनी गिडेंस ने दिया है। यहाँ पर सांस्कृतिक संरचनावाद पूछा जा रहा है, ये लेवी स्ट्रॉस, ये बोर्डियू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये किसने दिया है? पियरे बोर्डियू का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है भाषीय संरचनावाद का। ठीक है, भाषाई संरचनावाद का, तो भाषाई संरचनावाद की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई है? ये सोसरे के द्वारा दी गई है। भाषीय संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है यह सोसरे के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? ऑगबर्न, पार्सन्स, बैटसन, विस्लर। यहाँ पर ऑप्शंस है, इनमें से किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर के स्टडीज के दौरान किया? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्रोबर की बात करते हैं, ठीक है, क्रोबर ने कितने सांस्कृतिक क्षेत्र बताए थे? 6 बताए थे। क्लॉर्क विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र कितने बताए? 9 बताए। किम्बॉल यंग ने सांस्कृतिक क्षेत्र कितने बताए थे? 13। और हर्शकोविट्ज ने कितने बताए थे? 15 बताए थे सांस्कृतिक क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अवधारणा थी ये क्लॉर्क विस्लर द्वारा दी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं। ऑप्शन देखें, सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। चलिए बताइए सही क्या होगा?
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। अच्छा, इस स्टेटमेंट को इस तरह से देखिए, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसके ठीक विपरीत, ठीक है, इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, बताया गया है नृजाति केंद्रवाद, ठीक है, क्या कहेंगे, नृजाति केंद्रवाद कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, समनर के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है, किसी भी संस्कृति का हम मूल्यांकन, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन वह व्यक्ति अपनी संस्कृति के द्वारा करता है, अपने मूल्यों मानदंडों के द्वारा करता है। इसमें निष्कर्ष तौर पर वह क्या पहुंचता है कि उस व्यक्ति की जो संस्कृति, उसका कल्चर है, वह श्रेष्ठ है, उच्च है, और जो दूसरी की संस्कृति है, ठीक है, वो क्या है, निम्न दृष्टि की है। तो ये भावना उसमें आती है, ठीक है। ये इसके सांस्कृतिक सापेक्षवाद के ठीक विपरीत अवधारणा है। अच्छा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया है, फ्रेंच बोआज ने, ठीक है, फ्रेंच बोआज ने दिया है। अधिक कार्य किसका है, अधिक कार्य इस पर किसने किया है, तब उस पर नाम किसका आएगा, बताएं। अधिक कार्य इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था, हर्शकोविट्स का है, ठीक है, हर्शकोविट्स का है। और कई उन्होंने चूंकि अधिक काम किया, इस वजह से यह अवधारणा इनकी मानी जाती है, ठीक है, हर्शकोविट्स की। और हो सकता है कई बार ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला है, जो एग्जाम में पूछा गया उसमें हर्शकोविट्स ऑप्शन में है, हो सकता है हर्शकोविट्स उसमें ना हो, फ्रेंच बोआज हो, तो ऐसे में आपको फ्रेंच बोआज को टिक करना होगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं और ये यहाँ पर सभी ध्यान दें, सभी संस्कृतियों से संबंधित पुस्तक है। प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी। चलिए बताया देखकर यहाँ पर सही क्या होगा। प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, प्रिमिटिव कल्चर है टाइलर की, ठीक है, ए का 4th हो जाएगा। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये किसकी हो जाएगी, ये सोरोकिन की हो जाएगी। इसके अलावा पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, ये किसकी हो जाएगी, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, मैरिल एल्ड्रिस की हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, इस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कृषक समाज का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। ऑप्शन से सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता प्रसार। समाज को उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सोरोकिन क्या कहते हैं, सोरोकिन क्या कहते हैं, सोरोकिन ने क्या कहा, स्तर विहीन समाज, स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है। ये याद रखेंगे, सोरोकिन ने कहा स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। ये किसका कहना है, ये सोरोकिन का कहना है। और वहीं पर अगर हम रेमंड मूर की बात करते हैं, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन को क्या कहा था, स्त्रीकरण क्या है, उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों का, सामाजिक इकाइयों का समाज में समानांतर विभाजन है, ठीक है, ये याद रखेंगे, समानांतर विभाजन कहा है इन्होंने, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन को रेमंड मूर उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों का समाज में समानांतर विभाजन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। पार्सन्स ने क्या कहा है, ये दोनों ही परिभाषा एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती है, रेमंड मूर की और पार्सन्स की। पार्सन्स ने सोशल सिस्टम में कहा है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का उच्च व निम्न में, उच्च व निम्न क्रम विन्यास में विभाजन, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। इन बातों को याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है, निम्न में से किसने साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया? औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? राइट क्या होगा? किसने साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया? औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार। गुड एंड हॉट क्या कहते हैं? साक्षात्कार अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। ठीक है, साक्षात्कार को अंतःक्रिया की प्रक्रिया किसने कहा है? गुड एंड हॉट। और यहाँ पर मोन्जर होगा। ठीक है, मोन्जर ने औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार की बात की थी। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर उपरोक्त सभी? परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस तरह का सहयोग पाया जाता है? ये उदाहरण आप देख रहे हैं ना, ये किससे संबंधित है? ये उदाहरण किसके हैं? परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली प्राथमिक समूह के हैं, प्राइमरी ग्रुप के हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, यह अवधारणा, इसके जनक कौन है? C.H. कूले। ठीक है, C.H. कूले हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह का वर्णन किस पुस्तक में किया है? किस पुस्तक में किया है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? 1909 में आती है। कूले ने किसे कहा था प्राथमिक समूह? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को कूले ने प्राइमरी ग्रुप कहा था। और यहाँ पर प्राथमिक होगा ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने इस तरह से बेरोजगारी को परिभाषित किया? इलियट एंड मैरल, कॉल प्रिबॉम, R.K. मर्टन, I.C. ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन। बताएं यहाँ पर क्या होगा? बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉल प्रिबॉम। ठीक है, कॉल प्रिबॉम होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया? पैरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो ये अवधारणा यहाँ पर किसके द्वारा दी गई थी? जो सामाजिक डार्विनवाद के नाम से किसे जाना जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, देखिए उद्विकास क्यों कहा जा रहा है? अगर हम बात करते हैं उद्विकास का, ठीक है, उद्विकास की अवधारणा की, तो ये उद्विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? डार्विन के द्वारा। सामाजिक उद्विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक उद्विकास का। ठीक है, सामाजिक उद्विकास की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये स्पेंसर के द्वारा की दी गई थी। ठीक है, और स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो सोशल स्टैटिक्स है। ठीक है, 1851 में आती है, इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है, इसे आप याद रखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, ये समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है ना, पहली प्रमाणिक पुस्तक, इस तरह से एग्जाम्स में आता है। और किसकी है? स्पेंसर की है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं स्पेंसर से जुड़े हुए। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्न कारणों में से कौन सा कारण उनमें से नहीं है? देखिए, विकल्प ए है पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। विकल्प बी है पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। विकल्प सी यह एक स्थानीय लेबल है। विकल्प डी इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक ही ये नहीं है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और लर्नर पश्चिमीकरण की अपेक्षा, ठीक है,
पश्चिमीकरण के अपेक्षा या पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की? स्टीवर्ट, पार्सन्स, कॉल मैनहीम, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? किसने की है? कॉल मैनहीम ने। ठीक है, कॉल मैनहीम ने की है। और कॉल मैनहीम की अगर बात की जाए तो इन्होंने बताएं नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से बताए थे। एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको कई बार बताया गया है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से बताए हैं? 2 बताए हैं। एक इन्होंने प्रत्यक्ष बताया, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नियंत्रण और दूसरा क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इनकी पुस्तक है, 1929 में आती है। और एक पुस्तक याद रखें आप, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। एक फ्रीडम करके है, क्या है? फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई, एग्जाम्स में पूछी जाती है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। ये किनकी पुस्तकें हो जाएंगी? कॉल मैनहीम की हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें चालू है। टोडा, कुडबी, जेनुकुरबा, कादर यहाँ पर जनजातियां दी गई है। धनुष और तीर धर्म क्रिया इनमें से किस जनजाति में पाई जाती है? यहाँ पर क्या होगा? टोडा जनजाति में। और टोडा जनजाति में कन्या वध प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, कन्या वध प्रथा का प्रचलन है टोडा जनजाति में। अध्ययन किसने किया है? तो आप याद रखें रिवर्स का और मेडल बॉम का नाम। ठीक है, इन दोनों ने इस पर अध्ययन किया हुआ है, टोडा जनजाति पर। चलिए आगे देखिए, और नीलगिरी पहाड़ी की पहाड़ियों पर ये रहती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना ही है, क्या कहलाता है? भविष्यकरण, भविष्यवाणी, पूर्वाभासी समाजीकरण या फिर आंतरिकीकरण। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? पूर्वाभासी समाजीकरण। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पूर्वाभासी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण। ये कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया? कोहेन, सदरलैंड, आर.के. मर्टन, H.E. बार्न्स। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। श्वेतवसन अपराध, श्वेतवसन अपराध का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? श्वेतवसन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? किसने दिया है श्वेतवसन का कॉन्सेप्ट? सदरलैंड ने। ठीक है, सदरलैंड आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। कौन है? सदरलैंड। ठीक है, सदरलैंड आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। इन्होंने अपराध के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, अपराध के इन्होंने 2 प्रकार बताए। एक तो इन्होंने साधारण अपराध बताया और दूसरा इन्होंने गंभीर अपराध बताया। साधारण और गंभीर अपराध की बात किसने की है? सदरलैंड ने की है। फिर ये अपराधी की भी बात करते हैं, है ना? अपराधी के भी 2 प्रकार बताते हैं, या अपराधियों का क्लासिफिकेशन भी 2 तरह से किया इन्होंने। एक है निम्न वर्गीय, ठीक है, निम्न वर्गीय अपराधी। ठीक है, निम्न वर्गीय अपराधी। और दूसरा हो जाएगा सफेद पोशी अपराधी। तो इसे आप याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, अपराध क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है।
व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। उन्होंने कहा था अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे की विज्ञान परंपरा में निम्न में से कौन पहले आता है? जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाज विज्ञान, गणित यहाँ पर दिया गया है। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञान का वर्गीकरण दिया था। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की। फिर इन्होंने खगोल शास्त्र की बात की है। ठीक है, खगोल शास्त्र की बात की है, भौतिक शास्त्र की फिर बात की, फिर रसायन शास्त्र की बात की है, फिर इसके बाद क्या आएगा? जीव विज्ञान और फिर समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने मैथ्स की बात की, एस्ट्रोनॉमी की बात की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी की बात की। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन इस तरह से आता है, इसे आप सही से याद करेंगे, ये सही क्रम है और सही क्रम में लगाने को भी आता है। और इस तरह से भी पूछ लिया गया पहले किसको रखा था और आखिरी में किसको रखा था, या समाजशास्त्र से पहले किस विषय की बात की है, इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की है? मैथ्स की बात की है, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मैलिनोव्स्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियां, सभ्यता। मैलिनोव्स्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की क्रियाओं को पूरा करने वाली जो व्यवस्था है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? संस्कृति कहेंगे। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था। संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने प्रकार यानी कि फंक्शंस की बात की थी, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, जादू की भी बात इन्होंने की है। जादू के 2 प्रकार बताए हैं, एक सफेद जादू होता है, सफेद जादू जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। और दूसरा जादू इन्होंने काला जादू बताया, ब्लैक मैजिक बताया। काला जादू जिसका उद्देश्य दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को हानि पहुंचाना होता है। तो ये 2 जादू के प्रकार सफेद और काला जादू किसने बताए हैं? मैलिनोव्स्की ने बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, और एक इनको याद रखें आप, मैलिनोव्स्की को व्यक्तिवादी, प्रकारवादी, ठीक है, व्यक्तिवादी, प्रकारवादी, संस्कृति प्रकारवादी, संस्कृति प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक, ठीक है, जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 है, इसे याद रखेंगे। ज्यादातर व्यक्तिवादी, प्रकारवादी करके पूछा गया है, लेकिन इन दोनों को भी याद रखेंगे, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक प्रकारवादी कौन है, या फिर जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, इलियट एंड मैरल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके कारण एक समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक असंतुलन, सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक संस्तरण या फिर सामाजिक विघटन। ठीक है, सामाजिक असंतुलन है, बताएं। सामाजिक असंतुलन कहा जाएगा, सामाजिक अव्यवस्था कहा जाएगा, सामाजिक संस्तरण कहा जाएगा या फिर सामाजिक विघटन। इलियट मैरल ने उसे क्या कहा? एक ग्रुप में, एक समूह में सदस्य के बीच में जो संबंध है वो टूट जा रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक विघटन कहेंगे। ठीक है, सामाजिक विघटन कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। इलियट एंड मैरल की पुस्तक भी है। ठीक है, इलियट एंड मैरल की बुक का नाम भी यही है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और याद रखें आप, इलियट एंड मैरल ने पारिवारिक विघटन का कारण किसे माना था? पारिवारिक विघटन का कारण इलियट एंड मैरल ने किसे माना था? तनाव को माना था। और तनाव के इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, 2 प्रकार बताए थे। एक प्राथमिक तनाव है,
और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक तनाव। एक प्राथमिक तनाव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक तनाव हो जाएगा। प्राथमिक तनाव जो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है उस वजह से, और दूसरा जो द्वितीयक तनाव इन्होंने बताया उसका कारण आर्थिक क्रियाएं थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और एक आप याद रखिए मावरर का नाम। ठीक है, मावरर का आप याद रखेंगे, इन्होंने वैयक्तिक विघटन के प्रकार बताए थे। ये एग्जाम्स में सब पूछा जाता है जो आपको बताया जा रहा है, वैयक्तिक विघटन के प्रकार बताए थे। और ये वैयक्तिक विघटन दो इन्होंने बताए थे, एक तो इन्होंने सृजनात्मक बताया, ठीक है, सृजनात्मक विघटन, और दूसरा इन्होंने व्याधिकीय विघटन की बात की थी, व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और दूसरा व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन, ये किसने बताया है, ये मावरर ने बताया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।